स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन चल रहा है यहाँ पर, तो उसी में हम चैप्टर 5 का रिवीजन कर रहे थे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें देखे थे, उन्हीं को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर आगे कुछ नए टॉपिक्स को जानेंगे। तो अम्ल के बारे में पढ़ा था, टेस्ट कैसा होता है, सोर यानी कि खट्टा होता है, चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, नीले लिटमस के संपर्क में कोई भी अम्ल आता है तो वो उसको लाल में बदल देता है, और अगर कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण उत्पाद के रूप में देता है या फिर बनाता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एसिड यानी कि जो भी स्रोत है अम्ल के, उनमें एप्पल की बात हुई थी, लेमन, टमाटो, विनेगर, कर्ड। ठीक है, तो इन सभी में अम्ल किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है। ओके, इसके अलावा बेस के बारे में पढ़ा था, यानी कि क्षार। स्वाद कैसा होता है, कड़वा या कसैला होता है, रेड लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देता है, रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन देती थी, यानी कि कोई भी क्षार जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट का उत्पादन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बेसिस में डिटर्जेंट था, बेकिंग सोडा, सोप देखे, और एंटासिड्स भी क्या होते हैं, टाइप ऑफ बेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिकेटर्स की बात की थी, सूचक क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं किसी भी एसिड और बेस की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। ऐसे पदार्थ जो किसमें उपयोग में आते हैं आपका पता लगाने के लिए, जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल। ये सब किससे पता लगाएंगे, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उनके माध्यम से पता लगाया जाता है, और इन्हीं सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है, यानी सूचक कहा जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज शो करता है, और उसी कलर चेंज के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, देन इंडिकेटर में सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की बात हुई थी, यानी प्राकृतिक सूचक, जिसमें पहला है आपका लिटमस, जिससे कि आप लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं और उस लिटमस पेपर से आप पता लगाते हैं कि गिवन सोल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर। ठीक है, सो लिटमस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय लाइकन, लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड व्हाट इज लाइकन? अ लाइकन इज अ कंपाउंड ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फंगस एंड एल्गा फंक्शनिंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपका एल्गी और फंजाई क्या होते हैं, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको लाइकन कहा जाता है। इट हैज नो पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका ओरिजिनल कलर भी पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन। जब ये किसी एसिडिक सोल्यूशन में डाले जाते हैं तो ये लाल रंग के हो जाते हैं, वहीं जब बेसिक सोल्यूशन में डाले जाएंगे तो ब्लू कलर के हो जाते हैं। ओके, देन इस प्रकार से आपके पास लिटमस पेपर होते हैं रेड और ब्लू कलर के, और वो क्या करते हैं, आपका बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में आने पर अलग अलग प्रकार से कलर चेंज हो करते हैं, ये हमने देखा था। और आपका टर्मरिक एक सेकंड नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि हल्दी जिसे आप कहते हैं। हल्दी का अपना प्राकृतिक रूप से जो रंग है वो पीले रंग का होता है हल्दी, और इस पीले रंग में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा जब ये किसी क्षार के संपर्क में आते हैं। हल्दी का वो पीला रंग जो है वो लाल में परिवर्तित हो जाता है या लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। वहीं हल्दी का पीला रंग पीला ही रहता है जब ये किसी अम्ल या फिर उदासीन किसी विलयन के संपर्क में आता है। ओके, so turmeric is a natural indicator. It is an acid base indicator. When it reacts with bases, it changes color to deep red. जब ये किसी क्षार के संपर्क में आता है तो हल्दी का पीला रंग गाढ़े लाल में या फिर लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। वहीं टर्मरिक कंपाउंड रिमेन्स येलो, टर्मरिक पीला ही रहता है व्हेन एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन आर एडेड टू इट। ओके, जब भी इसमें
आपका कोई भी एसिडिक यानी अम्लीय सोल्यूशन या फिर कोई उदासीन सोल्यूशन इसके कांटेक्ट में आएगा हल्दी के कांटेक्ट में, तो वो हल्दी का जो पीला रंग है वो पीला ही रहेगा, वो किसी भी प्रकार से बदलेगा। ओके, इसके बाद चाइना रोज की बात की थी, गुड़हल का फूल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसकी जो पेटल्स होती है रेड कलर की, उनको सोक कर लिया जाता है ल्यू वार्म वाटर में या वार्म वाटर में आप कह सकते हो, गर्म पानी में उसकी पंखुड़ियों को निकाल लेंगे और पंखुड़ियों का जो लाल रंग है वो गर्म पानी में आ जाएगा और उस रेड सोल्यूशन में अब आप क्या करेंगे, उसमें एक बार आप एसिडिक डालेंगे और एक बार आप बेसिक सोल्यूशन डालेंगे, तो आपको क्या दिखता है, जो एसिडिक सोल्यूशन था वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है और वहीं अगर बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चाइना रोज भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है और बताता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन आपका बेसिक होगा। ओके, इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन की बात की थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब हमने एसिड और बेस के बारे में अलग अलग पढ़ा तो वहां पर हमने एक पॉइंट बार बार पढ़ रहे थे, जब हम एसिड के बारे में बात की कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बेस से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं उनको एसिड कहा जाता है। वहीं बेस के बारे में जब पढ़ रहे थे तब आपने कहा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड से रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे उनको बेस कहा जाएगा। तो दोनों ही जगह क्या हो रही है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यानी कि उदासीन कर रहे हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस गिव अ सॉल्ट एंड अ वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक सॉल्ट यानी कि लवण और साथ साथ जल का उत्पादन होता है, तो इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे व्हाट रिएक्शन में दी गई है, व्हाट इक्वेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, जहां पर कि आपको एग्जाम्पल दिया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुई है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हुआ है। दूसरी रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हुई है, तो चूंकि एक एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, NaOH क्या आपका बेस है क्षार और H2SO4 क्या है एसिड है, तो एसिड और बेस की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट क्या है अब, तो सॉल्ट आपका कहां पर उत्पन्न हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उत्पन्न हो रहा है। तो सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके, एसिड और बेस के बीच में जब अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में जो उत्पाद के रूप में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको सॉल्ट कहा जा रहा है। ठीक है, सॉल्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस के रिएक्शन से बनते हैं, उनका पीएच क्या होता है, बिलो 7 होता है। क्यों, क्योंकि उनमें एसिडिक नेचर आ जाता है, क्योंकि वहां पर आपने एसिड कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है, यानी प्रबल आपका एसिड यानी अम्ल लिया गया है। ठीक है, दूसरा सॉल्ट जहां पर कि एसिड आपका वीक होगा लेकिन जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उनका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से प्रोड्यूस होने वाले सॉल्ट कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इतना हमने सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में पढ़ लिया था। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बात की थी, व्हाइट होते हैं जनरली, सफेद रंग के, ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि स्मेल किसी प्रकार की नहीं होगी, सॉल्टी टेस्ट होता है, नमकीन सा उनका टेस्ट आता है। मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर सॉल्ट क्या होते हैं, पानी में विलय होते हैं या घुलनशील होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, NaCl है, Na2CO3 है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ओके, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमने इनडाइजेशन की बात की थी, यानी अपाचन जैसी घटना होती है तो वहां पर आपको न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। अपाचन कैसे होता है, हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि क्या करता है, बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, वहीं पर कुछ भी हमने ऐसा खा लिया है जिससे उस एसिड की मात्रा सडनली इंक्रीज हो गई है बॉडी में, तो क्या होता है, अब जितना एसिड रिक्वायर्ड था खाने को पचाने के लिए उससे ज्यादा एसिड बॉडी में आ गया है, तो अभी डाइजेशन नहीं हो पाता है, पाचन नहीं हो पाता है अच्छे से। ठीक है, इस घटना को आप क्या बोलते हैं, एसिडिटी की घटना बोलते हैं, यानी एसिडिटी, एसिड की मात्रा बढ़ गई है बॉडी में। ओके, उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई बेस ले,
ठीक है। तो जब एसिड से बेस रिएक्ट करेगा तो ये वही अभिक्रिया हो गई न्यूट्रलाइजेशन की, यानी उदासीनीकरण। तो यहाँ पर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो लेते हैं जो कि एक बेस है, और वो क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो बॉडी में जितना भी एसिड है जो ज्यादा मात्रा में रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने का, उदासीन करने का काम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर करता है। इसके अलावा एंड बाइट, यानी कि जब चींटी काट लेती है उस समय पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार देखने को मिल रही है। जब हम एंड की बात करते हैं चींटी की, तो चींटी का जो डंक होता है जब वो काटती है उसमें एक प्रकार का एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जिसे आप कहते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, जब ये चींटी है सपोज, ये जब कहीं पर आपकी स्किन में काट लेती है तो क्योंकि उसके डंक में क्या है, आपका एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपकी स्किन में वो एसिड को इंजेक्ट कर लेती है। जब स्किन में वो एसिड इंजेक्ट हो जाता है तो उस एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के कारण या तो वहां पे स्किन में रेड कलर, रेडिश कलर दिखाई देता है आपको, या बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, एलर्जी आपको होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि वो आपकी स्किन में रेडनेस कॉज कर सकता है, या फिर इचिंग आपको हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन वहां पर हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, चूंकि वहां पर एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई बेस ले, ठीक है, आप सिंपल कोई सोप ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी लोशन वगैरह ले सकते हैं जो कि बेसिक प्रकृति का हो, समझ रहे हैं। उस बेस को वहां स्किन में अप्लाई करने से क्या होगा, आपको रिलैक्स फील होगा। कैसे, क्योंकि वहां पर एसिड की मात्रा है और आपने बेस वहां पर अप्लाई किया है, तो बेस को अप्लाई करने से उस एसिड की जो स्ट्रेंथ है या उस एसिड का जो प्रॉपर्टीज है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा, वहां पर बेस करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये और एक घटना है जहां पर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। ओके, व्हेन एन एंट बाइट्स it injects the acidic liquid which is formic acid into the skin, ठीक है। क्या होता है, जब कोई चींटी काटती है या फिर कोई भी ऐसा इंसेक्ट आपको काटता है जिसकी जो हम क्या कह रहे हैं कि उसकी बाइट में, यानी कि जब वो काट रहा है उसके डंक में क्या है, आपका फॉर्मिक एसिड वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है पर्सन की स्किन में, या जहां पर भी जिस पार्ट पे भी काटा है वहां पर वो उस एसिड को इंजेक्ट करेगा। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि एक बेस, ठीक है। क्योंकि चींटी ने क्या किया है, एसिड को, अम्ल को वहां पर ट्रांसफर कर दिया है, तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, कोई बेस वहां पर अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं, और कैलामाइन लोशन को अप्लाई किया जा सकता है जो कि एक बेस होता है, एंड विच कंटेन्स कार्बोनेट, जिसमें कि कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन की घटना वहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि उस अम्ल का प्रभाव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और आपको वो सेंसेशन नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, रेडनेस कम हो जाएगी। क्लियर है। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आप चलिए नेक्स्ट है आपका सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। ओके, क्या होता है, बहुत ज्यादा उर्वरकों के उपयोग से जो मृदा होती है वो कैसे हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, ठीक है, उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। जब मृदा की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो उसको किसी क्षार से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी अम्लीय हो जाती है, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस, इसको क्षार से ट्रीट किया जाता है, लाइक क्विक लाइम जो कि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और स्लेक्ड लाइम जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्षार, ठीक है ना। If the soil is basic organic matter, compost is added to it, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, अगर अम्लीयता बढ़ गई है, सॉइल, समझ रहे हैं, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई है, तो अम्लीयता को कम करने के लिए किसी बेस का उपयोग किया जाता है, या वो क्विक लाइम हो सकता है या स्लेक्ड लाइम हो सकता है, ठीक है, ये क्षार होता है। और अगर मृदा में क्षार की मात्रा बढ़ गई है, उसकी बेसिसिटी बढ़ गई है,
तो फिर उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर आपका कंपोस्ट वगैरह ऐड किया जाता है जो बेस को कम करेगा, या आप क्या करेंगे उसमें एसिड की मात्रा को बढ़ाए। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें भी हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। एक बार जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है तो उसको क्षार से ट्रीट किया गया, और दूसरा बार क्या बताया गया कि अगर उसमें क्षार की मात्रा बढ़ गई तो फिर किसी ऑर्गेनिक मेथड से उसको क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट यानी कि जो कारखानों से निकलने वाला कोई भी जितना भी वेस्ट या खराब जो सामान पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बहुत सारी कारखानों से निकलने वाला जो वो गंदा पदार्थ होता है या फिर जो वेस्ट होता है जिसको आप कूड़ा करकट बोल सकते हो, वो क्या होता है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज्यादातर में if they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms. क्या किया जाता है, ज्यादातर कारखानों का जो कूड़ा करकट है या वेस्ट है उसको नदी में, नालों में या फिर इस तरह की वाटर बॉडीज में खुला छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वो निकलने वाला पदार्थ क्या बोला गया है, एसिडिक प्रकृति का है, और उसको ऐसे ही किसी वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो उसकी अम्लीयता के कारण क्या हो जाएगा, जितने भी वहां पर वाटर ऑर्गेनिज्म हैं, जलीय जीव है, उनको क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे कि फिशेज है वो मर सकती हैं, फिश के अलावा कुछ भी अदर ऑर्गेनिज्म जल में हो सकते हैं, तो उनको क्या होगा, उससे नुकसान होगा। तो क्या किया जाता है कि उस फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है किसी बेस को ऐड करके, और उसके बाद उसको वाटर बॉडीज में डाला जाता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके फिर उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी उसके एसिडिटी को कम किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको किसी वाटर बॉडीज में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से फिर किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। किस प्रकार से कुछ एसिडिक सब्सटेंस से उनको क्या किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है बाय एडिंग एनी बेस। ठीक है, कोई भी बेस ऐड करने के बाद उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि एसिड और बेस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब उनमें डिफरेंस बताइए, यानी कि अंतर स्थापित कीजिए अम्ल और क्षार। ठीक है, एसिड एंड बेस एक तरफ टेबल बना लेंगे आप इस प्रकार से, एक साइड आप एसिड यानी अम्ल लिख लेंगे और दूसरी साइड आप बेसिस यानी कि क्षार लिखेंगे। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सबसे पहले स्वाद के बारे में पढ़ा था आपने, तो सबसे पहले उसी के बारे में लिखेंगे कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, वहीं क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा या कसैला होता है। ठीक है, सेकेंड, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स आर बेसिकली लेस देन 7। अम्ल का पीएच मान आपको पता है कि 7 से कम होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ बेसिस आर बेसिकली मोर देन 7। ठीक है, और जो आपके क्षार होते हैं उनका पीएच का मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड यानी कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, वहीं बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। वहीं पर क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। एसिड्स रिमेन कलरलेस व्हेन डिसॉल्व इन फिनोल्फथलीन। आपने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर के साथ एसिड की अभिक्रिया देखी होगी, तो कोई भी एसिड डालने पर फिनोल्फथलीन कैसे होता है, रिमेन कलरलेस यानी कि रंगहीन ही रहता है। वहीं पर बेसिस मेक सोल्यूशन पिंक कलर्ड व्हेन डिसॉल्व इन फिनोल्फथलीन। जबकि कोई भी जो क्षार होता है वो क्या करता है, सोल्यूशन को पिंक कलर का कर देता है। अगर फिनोल्फथलीन के संपर्क में कोई बेस आएगा तो पिंक कलर देता है वो, बहुत अच्छा। देन व्हेन दीज आर डिसॉल्व इन वाटर देन रिलीज H+ आयंस। मतलब कि जो अम्ल होते हैं उनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं। वहीं पर व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर दे रिलीजेस OH निगेटिव आयंस। ठीक है, वहीं पर अगर कोई बेस जो है, क्षार है, जिसको क्या किया जा रहा है, पानी में घोला जा रहा है, तो वो पानी के साथ घुलने पर क्या देंगे, OH निगेटिव आयंस देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
इसके अलावा HCl हो गया आपका, या फिर मिथेनोइक एसिड हो गया। ये सारे क्या है, एसिड के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर बेसिस के एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारे क्या है, क्षार के उदाहरण है। ओके, तो जल्दी से अंतर लिखेंगे एसिड और बेस में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये अम्ल और क्षार के बीच में अंतर थे। इसके बाद सॉल्ट के बारे में जैसे आपने पढ़ा है, सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, जो बनने वाला उत्पाद है एक तो जल होगा, और जल के अलावा जो बन रहा है वो क्या है आपका, कोई लवण। ठीक है, NaOH और HCl की अभिक्रिया दिखाई गई है, तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये NaCl बन रही है, ये क्या है आपका, सॉल्ट है, यानी कि लवण। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो कि NaCl है, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे क्या होते हैं आपके सॉल्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, पदार्थ, और इनका टेस्ट आपको बताना है कि वो सोर है, बिटर है, या एनी अदर, यानी कि खट्टे हैं, कड़वे हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार का उनका स्वाद है। तो लेमन जूस है, तो लेमन जूस आपका कैसा होता है, सोर होता है, यानी कि खट्टा। ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, इमली जिसे कहा जाता है, शुगर। कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो। तो ये सारे आप इनके स्वाद लिख के लाएंगे। इस टेबल को क्या करेंगे बच्चे, कंप्लीट करेंगे होमवर्क में ये। ठीक है, जब ये पहले हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी आप लोगों ने ये वाली टेबल देखी थी और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए, एसिड प्रेजेंट एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, कौन से फ्रूट वेजिटेबल में कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये आपको बताया गया है। तो एक साइड एसिड के नाम दिए गए हैं, अम्ल के नाम, और दूसरी तरफ वो फ्रूट और वेजिटेबल या जो भी वो चीज है, सब सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसके बारे में नाम दिया गया है। ठीक है, तो विनेगर, विनेगर में आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्रैनबेरीज, प्रॉन्स एंड प्लम्स, इन सभी में बेंजोइक एसिड होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ बटर, इसमें ब्यूटाइरिक एसिड है। सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क डाइजेशन, मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। और टी, कोकोआ, पेपर, इन सब में ऑक्सैलिक एसिड होता है। टी में आपका टैनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स हो गया, पाइन एप्पल, पोटैटोज, कैरेट्स, इन सब में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, आंवला जूस, टर्मरिक कलर, एसिडिक। ठीक है, ये आंवला जूस को अगर आप टर्मरिक में डालेंगे तो वो टर्मरिक का ही कलर यानी पीला ही रहेगा, तो यानी कि वो कैसा है, अम्लीय है। लेमन जूस, वो भी टर्मरिक कलर ही शो करता है, तो वो भी एसिडिक है। लाइम वाटर, कलर्स बिकम रेड, लाइम वाटर से उसका कलर, हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि वो बेसिक है। ठीक है ना, क्षार क्या करते हैं, हल्दी के पीले रंग को लाल में परिवर्तित कर देते। कर्ड, वो भी टर्मरिक का जो कलर रहेगा पीला, उसको वैसे ही रखेगा, यानी वो भी अम्लीय है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कलर बिकम रेड, यहाँ पर भी लाल हो जाएगा, तो वो भी कैसा है, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ओके, तो इसको नोट करेंगे। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ देखा, उसके कुछ और एग्जांपल्स देखे, सॉल्ट के बारे में पढ़ा, अलग अलग सॉल्ट के बारे में पढ़ा यहाँ पर, और कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट। ठीक है, इस पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः रिवीजन किया है हमने इसका, सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझ लेना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।